सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है? इनवार स्टील हैज नियरली जीरो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इट कंटेन्स व्हाट? इनवार स्टील में थर्मल विस्तार का लगभग शून्य गुणांक है, इसमें क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है 8% निकल, दूसरा ऑप्शन है 18% निकल, तीसरा ऑप्शन है 36% निकल और चौथा ऑप्शन है 42% निकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेसिकली इनवार स्टील होता क्या है? इनवार स्टील में हम लोग का होता क्या है? इनवार स्टील में एक तो निकल होता है और दूसरा स्टील होता है। निकल कितना होता है? निकल होता है 34% और स्टील 36%, सॉरी। और स्टील जितना बचा 100 में कितना बचा? 64% स्टील होता है। तो इनवार स्टील में निकल और स्टील से मिलकर बना होता है, जिसमें कि निकल होता है 36% और स्टील होता है 64%। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द चीफ ओर ऑफ जिंक इज ब्लेंडा। जिंक का चीफ ओर कौन सा होता है? ब्लेंडा होता है। इट इज़, ये होता क्या है? तो जिंक सल्फाइड होता है या जिंक सल्फेट होता है या जिंक कार्बोनेट होता है या जिंक बाइकार्बोनेट होता है? तो क्या होता है? तो देखिए क्या होता है। तो जिंक ZnS, जिंक सल्फाइड ही जो होता है, जिंक सल्फाइड, इसी को हम लोग ब्लेंडा के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्लेंडा है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 15। मटेरियल विच कैन रिटेन देयर स्ट्रेंथ अबव 550 डिग्री सेंटीग्रेड आर नोन एज। सामग्री जो 555 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी शक्ति को बनाए रख सकती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सेरामिक्स, रिफ्रैक्टरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं? रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं? रिफ्रैक्टरीज वैसे मटेरियल्स होते हैं जो कि रेसिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर, जो कि रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं इनफैक्ट हाई टेम्परेचर पर भी। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर है, उस पर भी अपना स्ट्रेंथ को बनाए रखे। रिटेन करना मतलब बनाए रखना। तो कौन सा हो जाएगा? रिफ्रैक्टरीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाई टेम्परेचर विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट बट बाई मेजरिंग इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज इट? यह वास्तविक संपर्क के बिना लेकिन इसके विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापकर उच्च तापमान मापने के लिए एक उपकरण है। यह क्या है? हाइड्रोमीटर है क्या? हाइग्रोमीटर, टैकोमीटर और पायरोमीटर। ठीक है, तो इसके आंसर के निकालने के पहले, आने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो पहला क्या है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? ये हाइड्रोमीटर जो है ये आपका डेंसिटी मेजर करता है। दूसरा है हम लोग का हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है? ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ह्यूमिडिटी। और टैकोमीटर क्या मेजर करता है? ये आपका रोटेशनल स्पीड मेजर करता है, किस स्पीड से आपका शाफ्ट मूव कर रहा है वो, या रोटेट कर रहा है, उसको ये मेजर करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर को भी कैसे यूज करता है? बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। आपको फिजिकल कांटेक्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। यह पायरोमीटर आपको हाई टेम्परेचर मेजर करके दे देगा। तो बाकी सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने बाकी सारे को भी डिस्कस कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि ये एक कार है और ये कार कोलाइड कर गया एक पिलर के साथ। तो इसमें जो ड्राइवर बैठा होगा वो आपका इस कार से बाहर निकल रहा है और स्पीड क्या मेंशन्ड है? 60 माइल पर आवर से। ठीक है, तो हम लोग को इसमें बताना है कि ये कौन सा लॉ ऑफ न्यूटन को रेप्लिकेट करता है या कौन से लॉ ऑफ न्यूटन को ये ये पालन करता है। ठीक है, तो कौन सा लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ये आदमी होगा, ये क्या होगा? चुपचाप बैठा होगा वहाँ पे, आराम से बैठा होगा गाड़ी के अंदर। लेकिन जब पिलर, तो क्या गाड़ी के अंदर जब बैठा होगा तो किस पोजीशन में होगा? रेस्ट में होगा। लेकिन जब पिलर से ये टकराया, तो इसका क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गया। इसका स्टेट चेंज हो गया और ये किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो ये किसका नियम है? ये इनर्शिया का नियम है। इनर्शिया क्या बोलता है? इनर्शिया के वजह से आप देखे होंगे, जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो, तो जब ट्रेन में आप ट्रेवल करते हो तो आप रेस्ट में हो, लेकिन जब वो
ऑब्जेक्ट जब वो ड्राइवर आपका ब्रेक लगाता है तो आपका क्या होता है, आपका स्टेट चेंज होता है। आपका स्टेट चेंज होता है तो आपका अपर पोर्शन जो है वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है, तो वो भी इनर्शिया की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसमें भी वही हो रहा है, ये आदमी रेस्ट में था, बैठा था अच्छा से, लेकिन जैसे ही कोलाइड किया ये इसका स्टेट चेंज हुआ और ये मोशन में आ गया, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को दिखाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 क्या बोलता है, मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग सम वाटर स्टैंड्स ऑन ए स्केल पैन, ए सॉलिड बॉल इज लोअर्ड इनटू द वाटर लेवल राइजेस फ्रॉम 30 सेंटीमीटर क्यूब टू 40 सेंटीमीटर क्यूब, mark the scale reading increases from 100 ग्राम to 180 ग्राम, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वॉल्यूम में कितना चेंज हो गया। वॉल्यूम में जब हम लोग स्टील बॉल डाले तो वॉल्यूम में चेंज हो गया 30 से बढ़ के 40 हो गया, जबकि उसके वेट में चेंज हो गया 100 से 180। तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालने के लिए बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसको रो से भी डिनोट करते हैं। तो मास कितना हो जाएगा, नेट मास 180 हो गया, पहले कितना था 100, तो 180 में से 100 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 ग्राम, डिवाइडेड बाई पहले वॉल्यूम कितना था 30 था और बढ़ के हो गया 40, तो 40 से 30 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 से ये 8 जाएगा 8 टाइम्स, तो रो आपका कितना हो जाएगा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इफ ए सपोर्ट प्रिवेंट्स रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस देन द सपोर्ट एक्सर्ट्स ए डैश ऑन द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। यदि एक सहायता किसी वस्तु को धुरी पर घूमने में निषिद्ध करती है तब सहायता वस्तु की धुरी पर डैश से खींचती है। कपल मोमेंट, फोर्स, बोथ कपल मोमेंट एंड फोर्स एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग पहले समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले रिएक्शन कब डेवलप होता है, किसी भी बॉडी पर रिएक्शन कब डेवलप होगा, रिएक्शन तभी डेवलप होता है जब आप उसके मूवमेंट को रोकते हो। यहाँ पे मूवमेंट मतलब क्या हुआ, दो टाइप का मूवमेंट हुआ, एक तो आपका ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल। दो टाइप का मूवमेंट हुआ, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। अब इसको समझना चाहते हैं कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मूवमेंट क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक रोलर का केस लेते हैं, रोलर सपोर्ट का। रोलर हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता है क्या, मूव कर सकता है। रोटेट कर सकता है क्या, रोटेट भी कर सकता है। तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या कर सकता है, ये मूव नहीं कर सकता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डेवलप हो जाता है, एक मूवमेंट, एक रिएक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये वाला जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन डेवलप हुआ, ये इसके ट्रांसलेशनल मोमेंट को रोक रहा है, ट्रांसलेशनल मूवमेंट को रोक रहा है। ठीक है, अब रोटेशनल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं। ये आप मान लो एक फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, और ना ही रोटेट कर सकता है, ना ही ये रोटेट कर सकता है। तो कितना टाइप का रिएक्शन डेवलप होगा, एक तो ये वाला होगा Fy, एक हमारा Fx होगा, और एक मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए क्या होगा, मोमेंट भी डेवलप होगा। ठीक है, तो ये वाला जो हुआ R, ये क्या हुआ आपका, ये आपका हुआ रोटेशनल मूवमेंट को रोकने के लिए। तो रोटेशनल मोमेंट को रोकने के लिए कौन सा डेवलप हुआ, मोमेंट डेवलप हुआ, लेकिन ये कपल के फॉर्म में डेवलप होता है। कैसे, ये समझाता हूँ। इन दोनों को मैं अलग करके बनाता हूँ, सपोर्ट को और मेंबर को, सपोर्ट को और मेंबर को अलग करके बनाता हूँ। इस सपोर्ट के वजह से, इस मेंबर के वजह से इस सपोर्ट पर क्या आया, मोमेंट आया। तो ये एक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो आपको चीज़ पता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे भी डेवलप हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, कपल, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट इज नोन एज कपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, कपल मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। व्हाट डज सी इन द फॉलोइंग ग्राफ इंडिकेट। सी वाले ग्राफ को देखिए। सबसे पहले ये ग्राफ किसके किसके बीच में बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच में। इसमें आप लोग सी को देखिए,
डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है इसका स्लोप, ds/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ग्राफ, यहाँ पे जो ग्राफ है, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है? दोनों में से ज़्यादा स्लोप कहाँ है? दोनों में से आपका स्लोप क्या है? यहाँ पे आपका स्लोप कम है, जबकि यहाँ पे आपका स्लोप क्या है? ज़्यादा है। तो अगर स्लोप कम से ज़्यादा हो रहा है, मतलब बॉडी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, तभी ना इसका स्लोप कम से ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन द ग्राफ शोन बिलो हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग। नीचे दर्शाए गए ग्राफ में वस्तु ने कितनी बार चलना बंद किया? तो इस ग्राफ को आप देखिए, यहाँ से चलना शुरू किया, बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ा, और फिर यहाँ पे आके घटा। तो कितने बार चलना बंद किया? तो चलना तो आपका बंद एक ही जगह ना करता है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो वंस, एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट है। किसी प्रकार की ऊर्जा गतिशील ऊर्जा और संभावित ऊर्जा के योग का प्रतिनिधित्व करती है जो एक चलतू वस्तु में है। तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, h हाइट, किस हाइट पे है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों को जोड़ने पे क्या होता है, यही पूछ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पे आपको जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ओके।